बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ़ अजीज़ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू में खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। इस वीडियो से कबल मैंने 2 वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 और प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आइए आज प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 3 यानी हिस्सा सोम के सवालात को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सवालात डिस्कस करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी बात, उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों को मेरी किताब निगारे उर्दू मिल गई होगी। किताब कैसी लगी या इसमें क्या क्या कमियां रह गईं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जिन लोगों को किताब अपने शहर में दस्तयाब नहीं हो पा रही है वो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। आपको लिखना है JCC CGL उर्दू बुक या उर्दू CGL बुक बाय MD आसिफ लिखकर सर्च करना है। तो चलिए बिना देर किए सवालात पे आते हैं और शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 3 यानी हिस्सा सोम। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 65 लफ्ज़ आन का मुतरादिफ है शान, इज़्ज़त और शौकत, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 66 पे आते हैं। लफ्ज़ इमाम का मुतरादिफ है। ऑप्शन ए है पेशवा, ऑप्शन बी हादी, ऑप्शन सी तैयारी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा लफ्ज़ डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी लफ्ज़ पेशवा और हादी दोनों लफ्ज़ इमाम के मुतरादिफ हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 67 में आते हैं। लफ्ज़ अदावत का मुतरादिफ है। ऑप्शन ए है दुश्मनी, ऑप्शन बी है बुग़्ज़, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लफ्ज़ अदावत का मुतरादिफ दुश्मनी भी है और बुग़्ज़ भी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 68 में आते हैं। लफ्ज़ ढोल का इसमें मुसग़्गिर क्या है? इसमें हम लोग पहले जानते हैं कि इसमें मुसग़्गिर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मुसग़्गिर को एक और नाम से जानते हैं, यानी इसमें तस्ग़ीर, यानी कि इसमें मुसग़्गिर को इसमें तस्ग़ीर भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी तारीफ़ की बात करें तो इसमें तस्ग़ीर या इसमें मुसग़्गिर वह इसमें है जिसमें किसी चीज़ का छोटा होना जाहिर होता है। जैसे एक लफ्ज़ है किताब, इसका इसमें तस्ग़ीर होगा किताबचा। इसी तरह है अफ़साना, इसका इसमें तस्ग़ीर होगा अफ़सानचा। तो समझ में आ गया, यानी कि इसमें तस्ग़ीर या इसमें मुसग़्गिर वह इसमें है जिसमें किसी इस्म को छोटा जाहिर किया जाता है। अब इसमें ऑप्शन है 68 में, सवाल नंबर 68 में कि लफ्ज़ ढोल का इसमें मुसग़्गिर क्या है। ऑप्शन है ढोला, ढोलकी, ढोवाल या ढोलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढोलक, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं 2 जुमले बोलता हूँ, आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा लफ्ज़ इसमें तस्ग़ीर है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक जुमला है, ये बुढ़िया
आफत की पुड़िया है। आफत की पुड़िया है। जुमला है ये बुढ़िया आफत की पुड़िया है। इस जुमले में आपको बताना है कि कौन सा लफ्ज़ इसमें तस्गीर है। ठीक है। दूसरा जुमला हम बोलते हैं, दूसरा जुमला है चमड़ी जाए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी ना जाए। जुमला है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आपको ये बताना है इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ इसमें तस्गीर है। आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 69 पे आते हैं। लफ्ज़ बात का इसमें मुकब्बर क्या है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें मुकब्बर के बारे में जानते हैं। तो जिस तरह से इसमें तस्गीर में है कि किसी भी इस्म को छोटा ज़ाहिर किया जाता है, इसी तरीके से इसमें मुकब्बर वह इस्म है जिसमें किसी की बड़ाई या बड़प्पन जाहिर होता है। जैसे जैसे पगड़ी, इसमें है पगड़ी, इसका इसमें मुकब्बर होगा पगड़। पगड़। ठीक है। गठड़ी, इसी तरह गठड़ी है, गठड़ी, इसका होगा गठड़। गठड़। ठीक है। यानी इसमें मुसग्गर वह इसम है जिसमें किसी का बड़प्पन या बड़ाई यानी बड़ा करके बड़ा जाहिर किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है 69 में बातूनी, बतंगड़, बतूनी या डी में है ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा बतंगड़, ऑप्शन नंबर बी, बतंगड़ इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 70 में आते हैं। सवाल नंबर 70 है ज़ेल में से साबका वाले अल्फाज की निशानदेही करें। 70 में है ज़ेल में से साबका वाले अल्फाज की निशानदेही करें। तो साबका और लाहका ये हमारे सिलेबस में है, पढ़ना है। तो साबका क्या होता है? यानी किसी असल लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ को जोड़कर जो लफ्ज़ बनाया जाता है उसे साबका कहते हैं। ठीक है। तो इसमें देखना है ऑप्शन ए में रियाकार, ऑप्शन बी में है गुलदान, ऑप्शन सी में है बदकार और ऑप्शन डी में है ख्वाबगाह, है ना। तो इसमें देखना है कि कौन सा लफ्ज़ जो है पहले लगा हुआ है, लगा हुआ है और फिर बाद कौन सा लफ्ज़ पहले लगाकर बनाया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन ए में है रेया, लफ्ज़ है रेया, इसके बाद में लगा हुआ है कार। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। साबका का मतलब है कि पहले लगा होना चाहिए। तो रेया, लफ्ज़ है रेया, उसके बाद में लगा है कार। इसी तरह से ऑप्शन बी में है गुल, पहले है गुल, इसके बाद में लगा हुआ है दान, है ना। ये लफ्ज़ बना, यानी गुल के बाद में दान लगा करके लफ्ज़ बना गुलदान। इसी तरीके से रेया से बाद में रिया के बाद में कार लगा के बना रेया कार, है ना। इसी तरीके से ख्वाबगाह, डी में देखते हैं ख्वाबगाह, ख्वाब के बाद में लगा करके
लफ्ज़ लफ्ज़ ख्वाब है, इसके बाद में गाह लगा है, बना ख्वाबगाह। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी है कार। कार का मतलब होता है काम, है ना। कार का क्या मतलब होता है? काम। उसके पहले लगा हुआ है बद, तो पूरा माना क्या होगा? बदकार का मतलब बुरा काम, यानी बुरा काम। बदकार बुरा काम करने वाला। बदकार जो लफ्ज़ है किसके बारे में इस्तेमाल होता है? यानी जो बुरा काम करता है, बुरा शख्स जो होता है उसको लोग बदकार बोलते हैं। तो यानी हमको यहाँ ये समझ में आया कि साबका में किसी लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ को जोड़ करके एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है और वो अलग माना देता है ना। मिलकर फिर वो दोनों लफ्ज़ मिलकर माना देता है ना। तो यहाँ देखें, रेया कार, यानी रेया के बाद में कार लगा हुआ है और गुल के बाद में दान लगा हुआ है, ख्वाब के बाद में गाह लगा हुआ है। तो और सी में क्या है? कार के पहले बद लगा हुआ है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे साबका होगा, साबका वाला अल्फाज होगा, बदकार। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 71 में आते हैं। लाहका वाले अल्फाज की निशानदेही करना है, यानी इसमें हमको लाहका वाले अल्फाज को पहचानना है कि कौन सा लफ्ज़ लाहका है। लाहका में है कि किसी असल लफ्ज़ के बाद में कोई लफ्ज़ को जोड़ करके एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है। ठीक है, साबका में क्या था कि किसी लफ्ज़ के पहले किसी लफ्ज़ को जोड़ करके नया लफ्ज़ बनाया जाता है, और लाहका में क्या है कि बाद में कोई लफ्ज़ को जोड़ा जाता है। जैसे ए में है ईमान, लफ्ज़ है ईमान, ईमान से पहले बे लगा हुआ है, बे जुड़ा हुआ है, यानी इसमें नहीं होगा, यानी ये साबका के ज़ुमरे में आएगा, है ना, बेईमान। फिर ज़िम्मेदार, तो ये बी नंबर सही है इसमें, क्योंकि ज़िम्मा के बाद दार लगा हुआ है। ठीक है, चलो आगे और भी देख लेते हैं। सी में देखते हैं, तो इस सी में ज़ात के पहले बद लगा हुआ है, तो यानी ये भी नहीं है। ये भी हम साबका के ज़ुमरे में ला सकते हैं, साबका के ज़ुमरे में आएगा। इसी तरीके से तर के पहले डी ऑप्शन में तर के पहले कम लगा हुआ है, यानी लफ्ज़ बना कमतर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ज़िम्मेदार जो है बी नंबर सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं। दर्जा झेल में दर्जा झेल ज़रबुल मिस्ल का माना बताइए। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, ये ज़रबुल मिस्ल है, तो इसका क्या मतलब लिया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है दूसरों की बुराई, ऑप्शन बी है अपनी बुराई खुद करना, ऑप्शन सी है खुद अपनी तारीफ़ करना, ऑप्शन डी है दूसरों की भलाई करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खुद अपनी तारीफ़ करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू का मतलब, ज़रबुल मिस्ल का मतलब होता है खुद अपनी तारीफ़ करना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 73 में आते हैं। एक अनार 100 बीमार, ज़रबुल मिस्ल का माना है। ऑप्शन ए है एक चीज़ के तलबगार बहुत, बी है एक जमात के लोग, सी है अच्छी चीज़, और डी है अनार के दीवाने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक चीज़ है और उसके तलबगार बहुत, इसी को ज़रबुल मिस्ल में कहा जाता है एक अनार का 100 बीमार। आगे बढ़ते हैं,
सवाल नंबर 74 में आते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे ज़रबुल मिस्ल का माना है। इसमें है 74। ऑप्शन ए में है एक दूसरे की तरह, बी में है एक से ज़्यादा लोग, सी में है बी और ए और बी दोनों, और डी में है एक जमात के लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एक दूसरे की तरह, एक थैली के चट्टे बट्टे ज़रबुल मिस्ल का मतलब होता है एक दूसरे की तरह। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 75 में आते हैं। अभी हम बताए थे कि साबका है ना और लाहका, तो वही सवाल यहाँ भी है। जब असल लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जोड़ा जाता है वो कहलाता है लाहका, साबका, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा साबका। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साबका। इसी तरह सवाल नंबर 76 है। जब असल लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़ा जाता है वो कहलाता है गायब, लाहका, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लाहका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 77 में आते हैं। सवाल नंबर 77 में आते हैं। आगे हाथ न पीछे पगहा ज़रबुल मिस्ल है आगे है हाथ ना पीछे पगहा। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आज़ाद होना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वारिस ना होना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, आगे हाथ ना पीछे पगहा ज़रबुल मिस्ल का मतलब है बिल्कुल आज़ाद होना और वारिस ना होना, यानी किसी कोई औलाद ना होना, वारिस ना होना, बिल्कुल आज़ाद इंसान। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। ज़रबुल मिस्ल है बाद मुहर्रम या हुसैन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है वक्त के साथ काम करना, ऑप्शन बी है बगैर फ़ायदे का काम करना, ऑप्शन सी है वक्त पड़ने पर काम करना, या ऑप्शन डी है वक्त गुज़रने के बाद काम करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वक्त गुज़रने के बाद काम करना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 79 में आते हैं। झारखंड की सरकारी ज़ुबान झेल में से कौन सी है? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है फ़ारसी और डी में है अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी। झारखंड की सरकारी ज़ुबान हिंदी है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 80 में आते हैं। झारखंड में दूसरी सरकारी या दफ्तरी ज़बानों की तादाद कितनी है? तादाद कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर होगा 16। यानी झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान या दफ्तरी ज़ुबान कितनी है? तो उसकी तादाद 16 है, उसमें से एक उर्दू भी है ना, झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 81 में आते हैं। नागपुरी ज़ुबान किस मागधी अपभ्रंश से निकली है? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सवाल हम गलत पढ़ दिए। नागपुरी ज़बान मागधी अपभ्रंश से निकली है,
ये कॉल है, तो ये कॉल किसका है? ऑप्शन ए है श्रवण कुमार गोस्वामी, ऑप्शन बी है घासीराम, ऑप्शन सी है धनीराम बख्शी, ऑप्शन डी है प्रोफेसर केसरी होना चाहिए, प्रोफेसर केसरी। प्रोफेसर केसरी। तो ये जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि प्रोफेसर केसरी का मानना है कि नागपुरी जबान मागधी अपभ्रंश से निकली है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 82 में आते हैं, 82। झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी कबायली जुबान बोली जाती है? झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी कबायली जुबान बोली जाती है? ऑप्शन ए है संथाली, ऑप्शन बी है कुड़ुक, ऑप्शन सी है आसूर, ऑप्शन डी है खड़िया। तो इसका सही आंसर होगा संथाली, यानी कि झारखंड में संथाली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कबायली जुबान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। झेल में से कौन सी जुबान द्राविडी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती है? झेल में से कौन सी जुबान द्राविडी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती है? ऑप्शन ए है कुड़ुक, ऑप्शन बी है मालतो, ऑप्शन सी है खोरठा और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा सी, खोरठा, यानी कि खोरठा जो है हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है कौन? खोरठा जुबान। अब मालतो और कुड़ुक का ताल्लुक़ द्राविडी ख़ानदान से है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 84 में आते हैं। उर्दू के आगाज़ के बारे में सबसे पहले किस किताब में नज़रिया पेश किया गया था? ऑप्शन ए है आब हयात, ऑप्शन बी है बागो बहार, ऑप्शन सी है उर्दू लिसानियात और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बागो बहार। सही आंसर बागो बहार है, यानी कि बागो बहार में सबसे पहले उर्दू के बारे में नज़रिया पेश किया गया कि उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई। ये किताब जो है मीर अमन देहलवी की लिखी हुई किताब है। किसकी लिखी हुई है? मीर अमन देहलवी की। और ये किताब दरअसल दास्तान की किताब है, उर्दू का एक मशहूर दास्तान है बागो बहार, दास्तान की किताब है। ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में लिखी गई थी। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में लिखी गई थी। बागो बहार उर्दू का एक दास्तान की किताब है, मशहूर दास्तान है बागो बहार, और ये दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में लिखी गई थी। इसके ये जो मीर अमन देहलवी है उस कॉलेज में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम थे, है ना। और गिलक्रिस्ट उस कॉलेज का प्रिंसिपल था और उसी के फरमाइश पर उन्होंने 1803 में ये किताब लिखा था। 1803 में ये किताब लिखा था मीर अमन देहलवी ने। और इसी में इन्होंने कहा है कि उर्दू जो है बादशाह अकबर के दौर में पैदा हुआ है। उर्दू की पैदाइश बादशाह अकबर के दौर में हुई है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 85 में आते हैं। उर्दू वादी सिंध में पैदा हुई है, ये कॉल किसका है? ऑप्शन ए है
शौकत सब्जवारी, बी में है सुलेमान नदवी, सी में है मीर अमन देहलवी और डी में है ज्ञान चंदर जैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उर्दू वादी सिंध में पैदा हुई। ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी साहब का है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 86 में आते हैं। नुकूश सुलेमानी किसकी किताब है? ऑप्शन ए है शौकत सब्जवारी, बी है सुहेल बुखारी, सी है मसूद हुसैन खान और डी है सुलेमान नदवी। तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान नदवी। यानी इसी किताब में नकूश सुलेमानी में ही सुलेमान नदवी साहब ने कहा है कि उर्दू वादी सिंध में पैदा हुई। और ये किताब जो है इशात से हमकनार हुआ था 1839 में, 1839 नहीं, 1939 में, माफ़ कीजिएगा, 1939 में। नुकूश सुलेमानी का सने साथ है 1939। सवाल नंबर 87 में आते हैं। माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। कौन कौन से अदवार हैं? 3 अदवार है। कौन कौन से? तो कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई दौर, उसके बाद है जदीद हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई दौर और वस्ती हिंद आर्याई दौर, ये दूसरा है। हिंद आर्याई दौर, कदीम हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई दौर, कदीम, वस्ती और जदीद। पहला, दूसरा और तीसरा। कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर और जदीद हिंद आर्याई दौर, यानी कि 3 अदवार में तकसीम किया गया है। और जदीद हिंद आर्याई दौर में ही उर्दू का इर्तिका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 88 में आते हैं। संस्कृत जुबान का फ़रोग किस दौर में हुआ? ऑप्शन है जदीद हिंद आर्याई, बी कदीम हिंद आर्याई, सी वस्ती हिंद आर्याई या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कदीम हिंद आर्याई। इसमें संस्कृत का हुआ, संस्कृत जुबान का फ़रोग होता है कदीम में, वस्ती में होता है पाली, प्राकृत, है ना, अपभ्रंश, और जदीद में फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, बंगला, उड़िया, ये सब जो है जदीद हिंद आर्याई दौर में इसकी इर्तिका मानी जाती है। मगरिबी हिंदी की बोलियों के दुरुस्त जुमरे को निशानदेही करना है। ठीक है, मगरिबी हिंदी दरअसल 5 बोलियों के एक मजमूए का नाम है। तो हमको ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी बोली शामिल है, उसकी दुरुस्त जुमरे कौन सा है। ऑप्शन ए है खड़ी बोली गुजराती, अवधी, ब्रिज भाषा, बुंदेली, बी है खड़ी बोली मालवी, ब्रिज भाषा,
बुंदेली कन्नौजी। सी है खड़ी बोली हरियाणवी ब्रिजभाषा बुंदेली कन्नौजी। डी है खड़ी बोली मेवाती मालवी बुंदेली बिहारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खड़ी बोली हरियाणवी ब्रिजभाषा बुंदेली कन्नौजी। ये मगरबी हिंदी की शामिल 5 बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 90 में आते हैं। खड़ी बोली झेल में से किस इलाके में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन ए है रामपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और करनाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल। करनाल में खड़ी बोली नहीं बोली जाती है। रामपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ये तीनों इलाके जो है यूपी के इलाके हैं, है ना। ये तीनों इलाके यूपी के इलाके हैं और इन तीनों इलाकों में खड़ी बोली का चलन है। और करनाल जो है ये हरियाणा का एक ज़िला है और इसमें हरियाणवी बोली का चलन है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 91 में आते हैं। 91 में है, झेल में से कौन कॉलेज मैगजीन अल करीम के एडिटर थे? ऑप्शन ए है इकबाल, ऑप्शन बी है शीन अख्तर, ऑप्शन सी है गयास अहमद गद्दी, ऑप्शन डी है ज़की अनवर। इसका सही आंसर होगा ज़की अनवर, यानी ऑप्शन नंबर डी। कॉलेज मैगजीन अल करीम यानी ज़की अनवर जो है करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर से जुड़े हुए थे। वहाँ के शोबा उर्दू के हेड भी रहे हैं, है ना। करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर के शोबा उर्दू के हेड भी रहे हैं ज़की अनवर, और वहीं से ये मैगज़ीन निकलता था अल करीम, तो उसके एडिटर भी ज़की अनवर साहब थे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 92 में आते हैं, 92। भाईजान के स्टूडियो में कदम रखने की हिम्मत किसी को, यहाँ तक के अम्मी को भी नहीं थी। ये इक़्तिबास किस से लिया गया है? ऑप्शन है निर्वाण, ऑप्शन बी है मिसेस जॉन, ऑप्शन सी है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ऑप्शन डी है फायर एरिया। तो इसका सही आंसर है निर्वाण। ये ज़की अनवर का अफसाना है और ये जो इक़्तिबास है इसी अफसाना से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 93। ज़की अनवर जायजे और अफसाने, ये किताब है, तो इसके राइटर कौन है, किसने लिखा है इस किताब को? 93 नंबर सवाल में है कि ज़की अनवर जायजे और अफसाने किसकी किताब है? ऑप्शन ए है डॉक्टर अख्तर आज़ाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर गालिब नश्तर, सी है डॉक्टर ज़ैन रामेश और डी है डॉक्टर हुमायूं अशरफ। तो इसका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर हुमायूं अशरफ। ये किताब जो है डॉक्टर हुमायूं अशरफ का लिखी हुई किताब है और ये किताब 2003 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ज़की अनवर जायजे और अफसाने 2003 में एहतसाब पब्लिकेशन बोकारो से शाये हुआ था। एहतसाब पब्लिकेशन बोकारो से शाये हुआ है। ठीक है, 2003 में। इसमें ज़की अनवर के अफसानों के बारे में है और ज़की अनवर के हालात ज़िंदगी के बारे में है। सवाल नंबर 94 में आते हैं।
इलियास अहमद गद्दी हयात व निशानात किसकी किताब है? डॉक्टर वहाब अशरफी, डॉक्टर हुमायूं अशरफ, शीन अख्तर या सिद्दीक मुजीबी? ये किताब डॉक्टर हुमायूं अशरफ की है, यानी बी नंबर आंसर ऑप्शन इसका सही है। इलियास अहमद गद्दी हयात व निशानात। अफसाना निर्वाण का मरकज़ी किरदार कौन है? रिफत, हमीदा, बानो या असलम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिफत। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 96 में आते हैं। प्रकाश फ़िक्री का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से है? ऑप्शन है देवघर, रामगढ़, रांची, बोकारो। इसका सही आंसर है रांची। प्रकाश फ़िक्री का ताल्लुक़ झारखंड के रांची शहर से है। गनी रांचवी के हमअसर में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है इरशाद हुसैन बेताब, ऑप्शन बी है ज़हीरुद्दीन, ऑप्शन सी है कमरुज़्ज़मा कमर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए इरशाद हुसैन बेताब, ये गनी रांचवी के हमअसर थे, और ज़हीरुद्दीन ये भी गनी रांचवी के हमअसर थे। कमरुज़्ज़मा कमर गनी रांचवी के हमअसर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 98 में आते हैं। सजरे ममनुआ किसका शेरी मजमुआ है? सजरे ममनुआ किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए है वहाब दानिश, ऑप्शन बी है सिद्दीक मुजीबी, ऑप्शन सी है प्रकाश फ़िक्री, ऑप्शन डी है कमर हमीद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्दीक मुजीबी। सजरे ममनुआ सिद्दीक मुजीबी का अफसानवी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 99 में आते हैं। झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ प्रकाश फ़िक्री का नहीं है? तो ऑप्शन ए है सफ़र सितारा, ऑप्शन बी है एक जरा सी बारिश, सी है जलता हुआ सयारा, और डी है ए और बी दोनों। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, सफ़र सितारा, एक जरा सी बारिश, ये दोनों शेरी मजमुआ जो है प्रकाश फ़िक्री का है। यहाँ आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि प्रकाश फ़िक्री, सिद्दीक मुजीबी, वहाब दानिश या फिर हुमायूं अशरफ, ये सब के बारे में हम लोग इसमें सवाल क्यों है? तो आपको ये बता दें कि आपका ये जो सिलेबस में शामिल है आपके निसाब में, एक है झारखंड में उर्दू, उसमें आपको झारखंड के शोरा के बारे में, झारखंड के अफसाना निगार, तनकीद निगार, नावल निगार, इन सब के बारे में मालूमात को रखना है, क्योंकि उनसे सवालात पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 100 में आते हैं। 100, झेल में से कौन सा मजमुआ वहाब दानिश का है? ऑप्शन ए है लबे ममास, ऑप्शन बी है विनाश यात्रा, ऑप्शन सी है सदा की खुशबू, डी है सच्चे मोती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लबे ममास। ये वहाब दानिश का शेरी मजमुआ है।
चलिए आज हम लोग कंप्लीट कर लिए प्रैक्टिस सेट 1। अब आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 यानी 2 के सवालात को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।